एक वो वाला गाना तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। बस यही वाली स्टोरी है WWE और ब्रॉक लेसनर की। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में बात करेंगे आज स्मैकडाउन के शो के बारे में। और शुरुआत में बता दूं क्या सही में आज का शो रद्दी के भाव बिकने वाला था, कंसिडरिंग कि ये रोड टू रेसलमेनिया वाला टाइम चल रहा है। तो वैसे तो आप वीडियोस को लाइक करते हो, ऐसे वीडियोस में रिव्यूज में ज्यादा लाइक किया करो, क्योंकि काफी टॉर्चर के थ्रू जाके ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके आई जाती हैं। तो कर दिया लाइक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं निक ऑल्डिस के बारे में। तो आज शो पर ये हाइप थी कि भाई निक ऑल्डिस क्या करने वाले हैं, क्या रैंडी ऑर्टन के साथ उनका जो मैच है वो ऑफिशियल हो जाएगा। निक ऑल्डिस आते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि मेरे को बोला गया है, मेरे को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि मुझे अपने प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखना पड़ेगा। और भाई ये बहुत ही मुझे डिटेलिंग और अच्छी बात लगी कि WWE निक ऑल्डिस को जनरल मैनेजर होने की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं दिखा रहे कि भैया ये तो पप्पू बंदा है, इसके सामने कोई भी मजे लेके चला जाएगा, भले ही वो बंदा रैंडी ऑर्टन क्यों ना हो। तो उस चीज को उन्होंने एड्रेस किया कि अगर निक ऑल्डिस अच्छे से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे एक रीजन है। इसके बाद आते हैं वो मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं रैंडी ऑर्टन को। और उस टाइम पे भी देखना जिस तरीके से निक ऑल्डिस रैंडी ऑर्टन को देख रहे थे, ये जनरल मैनेजर वाला निक ऑल्डिस तो आपको नहीं लगेगा। रैंडी ऑर्टन भी समझ लेते हैं बात, कहते हैं कि जिस तरीके से तुम मुझे लुक दे रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुमने चीजों को पर्सनल ले लिया है। और वो उसी पुरानी स्टोरी की बात करते हैं कि देखो मैंने एडवांस में तो निक ऑल्डिस तुमको पेमेंट कर दी थी, तो तुमको इतना ज्यादा कोई ऐसा गुस्सा होने की जरूरत है नहीं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अब सारा मामला जो है बराबरी का हो चुका है। और रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि मेरा रेसलमेनिया में मैच नहीं है, और निक ऑल्डिस अगर तुम्हें एक रात के लिए अपने सूट को त्यागना पड़े तो ठीक है, तुम ये कर सकते हो। ऐसा करके वो उस तरफ लेके जा रहे होते हैं। कुल मिला के उनको निक ऑल्डिस से चाहिए भैया मेरे रेसलमेनिया के मैच का तो जुगाड़ कर ले। निक ऑल्डिस कहते हैं देखो मेरे को ये पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है, ये कंपनी बहुत तगड़ी चल रही है, सब कुछ बूम पर है, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट की जरूरत है तुमसे। रैंडी ऑर्टन कहते हैं यार मैं तो बहुत टाइम पहले से तुमको रिस्पेक्ट करता हूं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोवा आ गया। और सोलो सिकोवा के आती मुझे लगा अरे भैया ये रैंडी ऑर्टन वर्सेस सोलो सिकोवा के मैच की तरफ WWE की डायरेक्शन जा रही है क्या, क्योंकि देखो सही में ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता ये इस तरफ इस मैच को लेके जाएं, अभी कुछ कह नहीं सकते अब इसके बारे में। तो सोलो सिकोवा आते हैं, कहते हैं अबे निकालो ये रैंडी ऑर्टन को बाहर, ठीक है अब इसके बारे में केयर ही कौन करता है। और हाँ एक लाइन और वैसे रैंडी ऑर्टन ने बोली थी, कहते हैं कि वो मिकी जेम्स से सॉरी अपॉलॉजी के लिए बोलते हैं कि निक ऑल्डिस मैं तेरा वो हाल करने वाला हूं, मिकी जेम्स और ये जो है रियल लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो सोलो सिकोवा ऐसे ही बता रहा था, तो इतने में ना रैंडी ऑर्टन का भी दिमाग खोल गया। और यहां से एक बहुत ही आई थिंक मैं बोलूंगा 50-60 सेकंड की लाइंस बोली रैंडी ऑर्टन ने, लेकिन क्या पैशन के साथ बोली कि वो वॉइसेस मुझे सुनाई दे रही हैं। टामा टोंगा की भी वो मिमिक्री यहाँ पे ये वाली कर देते, वो फनी लगता है, उसको कोई भी करता है टामा टोंगा। वैसे तो टामा टोंगा खुद भी वो करते हैं, बहुत ज्यादा फनी लगते हैं। मैच यहाँ से इनको सेटअप करना था, एले नाइट बचाने के लिए आते हैं जब ये दोनों बंदे मार रहे होते हैं, एंड देन टैग टीम मैच यहाँ से होगा। एक छोटा सा प्रोमो फिर एले नाइट ने भी यहाँ पे कट किया, और उसके बाद जो है सोलो सिकोवा और ये टामा टोंगा को भगा देना पड़ता है। रीजन सिंपल सा था, 3 घंटे की स्मैकडाउन है, बहुत भारी पड़ जाती है ट्रिपल एच के लिए, तो उनको कैसे भी करके जो घंटे हैं वो निकालने होते हैं। कई बार हाँ उसकी वजह से चीजें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन कई बार लगता है कि भाई इनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, कुछ ना कुछ करके इनको स्मैकडाउन को आगे बढ़ाना तो पड़ेगा ही। इसके बाद शो पर ना गॉन्टलेट मैच आ जाता है, और अच्छा हुआ ये मैचेस उन्होंने छोटे छोटे रखे, क्योंकि ये ऐसा ही है कि अरे मतलब इस गॉन्टलेट मैच देखो, मैच में लास्ट वाला जो मैच था बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे को पूरे मैच को देख के ऐसी फील आई अबे बता दो ना, सीधा सीधा तुम लेके ही आ जाओगे किसके साथ तुम्हारा मैच होने वाला है। लायरा वाल्किरिया बेली स्टार्ट करती है, पहले उन्होंने शेना बेसलर जोई स्टार्क को हराया, फिर उन्होंने हराया मैक्सिन डुप्री नटालिया को, वो सारे एक एक करके सबको हराते हुए चले जाते हैं। एंड में चेल्सी ग्रीन के जो टीम है वो निकल के आती है, क्या नाम है हर्विस करके जो नाम रखा हुआ है, आती है वो। और यहाँ पे बड़ा सही सीन लगा मुझे, एक वो जो पावर बम लायरा वाल्किरिया ने मारा और उसके बाद बेली ने जो एल्बो ड्रॉप लगाया उस पर भी वो जीतते नहीं है, बट इवेंचुअली मैच वो जीत गए हैं। और रकेल रोड्रिगेज और लिव मॉर्गन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो मैच होने वाला है वो होगा अगेंस्ट लायरा वाल्किरिया एंड बेली। तो ये आई थिंक इनको स्पॉट देना था रेसलमेनिया में, तो ऐसे करके फिर उन्होंने कहानी बना दी है। इनको बड़े नाम चाहिए थे, इसलिए मुझे लग रहा है बेली एंड लायरा वाल्किरिया फेस करनी है लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिगेज को। इसके बाद WWE शो पर हाइप कर रही थी एक फेस टू फेस होने वाला है डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का। डेमन प्रीस्ट की एंट्री होती है, ड्रू मैकिंटायर ने पीछे से अटैक कर दिया, आई पैच उन्होंने लगाया हुआ है, मार मूर के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा डेमन प्रीस्ट जाने ही क्यों लग रहे भाई, तुम बंदा फाइट बैक क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं, और इस प्रोमो के अंदर वो बोलते हैं कि ये पैरासाइट नहीं होता ना तो मेरा कितना बढ़िया होता है, इसमें दम नहीं है, इस बंदे को पता है कि मैंने आई पैच भी पहना हुआ, इस वजह से ये निकल के आ रहा है। और फिर कहते हैं मैं एक सीक्रेट तुमको बताता हूं, अपने आई पैच को निकालते हैं, कहते हैं आई एम 100% क्लियर विच मीन्स डेमन प्रीस्ट यू आर 100% स्क्रूड एट रेसलमेनिया। तो ये जो पूरे साल भर से वो करते हुए आए उनके साथ, अब डेमन प्रीस्ट के लिए वो ऐसा कह रहे हैं कि अब मैं तुझे स्क्रू करूंगा
इसके बाद डेवन प्रीस्ट निकल के आते हैं वापस, उन्होंने बहुत उतारा ड्रू मैकिंटायर का, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने उनकी आंखों में कर दी उंगली, और वो उंगली करने के बाद एक वो स्पॉट देखना जब स्टील स्टेप से उन्होंने मारा उनको, और उसके बाद डेवन प्रीस्ट के चेहरे ऐसे हैं कि वो पता नहीं कौन से प्लूटो में, पता नहीं कौन सी दूसरे यूनिवर्स में जाके, धरती पे जाके, कहाँ जाके वो लैंड हो चुका है, उसको पता नहीं है वो कहाँ पे है। एक नेकलेस उन्होंने उनके गले से निकाला, तो भाई ये मेरे को वो ब्रेसलेट वाली स्टोरी की याद एकदम से इंस्टेंटली दिला दी उसने, जो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की हमने देखी थी। एंड देन उसके बाद वो स्टैंड टॉल कर रहे हैं। देखो यार, डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत मेहनत मशक्कत कर दी है इस पे, मेरे को उतनी तगड़ी वाली फील देखो नहीं आ रही। मैंने जेउस और गुंथर के लिए भी बोला था कि नहीं आ रही फील, लेकिन जब आने लगी तो बोल दिया। यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोग अग्री करेंगे मेरे से, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो ठीक है, अब जैसे चल रहा है वैसे इसको देख लो रेसलमेनिया में। इसके बाद शो पर रे फिनिक्स वर्सेस बर्तो का मैच था। अगर आपको वो हाई फ्लाइंग एक्शन वाला मैच देखना है तो ये मैच तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वो स्प्रिंग बोर्ड से पता नहीं क्या कर देते हैं रे फिनिक्स, और अब तो मैं बोलूंगा कि रे मिस्टीरियो उस तरीके से लड़ते नहीं है, वो कब पता चलता है जब हम ऐसे सुपरस्टार्स को लड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि अब आई थिंक काफी लिमिटेड तरीके से रे मिस्टीरियो काम करते हैं, बट वो तब तक फील नहीं होता जब तुम ऐसे सुपरस्टार्स को ना देख लो। मुझे वो जो मसल बस्टर है, मसल मैक्सिकन बस्टर, वो भी काफी बढ़िया लगता है रे फिनिक्स का। बस ये डर है कि यार फोड़ फाड़ मत देना किसी को, जैसे समझ जो से वो गलती हो गई थी, एंड वो मैच जीत गए। इसके बाद अपने संतोष भैया एंड में दोस्ती यारी करवा रहा है। भाई तुमको इतनी अथॉरिटी कैसे मिल गई? वो तो रे फिनिक्स लग रहा है सीधा सा बालक है, वरना बजा देता तुम्हारे मुंह पे अच्छे से वो। इसके बाद शो पर जेलिना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन का मैच था। ये तो क्यों ही है, क्या ही है, काउंट आउट के सारे हार गए। चेल्सी ग्रीन की से तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप पहले ही बढ़िया थे जब आपके पास यूएस चैंपियनशिप नहीं थी। एक हमने वीडियो पैकेज भी देखा नेओमी एंड जेड कारगिल का, भाई क्या सिनेमैटिक था ये, आपको ऐसा लगा कि जैसे आपके सामने कोई मूवी सी इन्होंने चला दी है, तो वो चीज़ मेरे को तो देख के बहुत बढ़िया लगी, और हाइप इन्होंने बहुत क्रिएट कर दी। अब सीधा देखते हैं मैच में कैसा डिलीवर करते हैं। नेओमी का कैरेक्टर वर्क अभी इतना बढ़िया हो सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। इसके बाद शो पर आते हैं हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और अगर मैं आपको रिंग की बात बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से सजा हुआ था कि सारी जो चैंपियनशिप बेल्ट हैं वो वहां पे रखी हुई हैं, और हर एक चैंपियनशिप बेल्ट को उन्होंने क्यों रखा था वो पर्पस थोड़ा हमको बाद में समझ में आया। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में और बात करते हैं इस चैंपियनशिप की, अपने चैंपियन होने की, रेसलमेनिया में कंपीट करने की, और ये भी कहते हैं क्या पता यहां से कोई बंदा वो जो उठ के है वो स्टार बन सकता है। बेसिकली वो ऐसा बोल रहे थे कि जो परमेश वर्मा का गाना भी नहीं है, आम आम जे मुंडे भी ने खास बन दे, बस वही वो कहना चाह रहे थे कि हर कोई बंदा वो कर सकता है। लेकिन जॉन सीना कैसे उसको रोक रहा है, क्योंकि वो तो कह रहा है कि वो रिटायर तो होगा लेकिन वो चैंपियनशिप को लेके चला जाएगा, तो उसी के अराउंड बोल रहे होते हैं। हर एक चैंपियनशिप की वो बात करते हैं और फिर वो जॉन सीना की स्पिनर वाली चैंपियनशिप पे आके रुकते हैं, क्योंकि उस चैंपियनशिप को उस चैंपियनशिप को देख के अगर हमारे दिमाग में कोई नाम आता है ऐसा बड़ा, तो उसमें उस लिस्ट में जॉन सीना नाम जरूर होते हैं, इवन टॉप पे ही होते हैं। तो वो उस बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये जॉन सीना ने मेरे टैटू के बारे में क्या बोला था, मैं कॉमन फैन हूँ, सो व्हाट। तो अगेन वो परमेश वर्मा वाले गाने वाली बात फिर से यहाँ पे फिट हो जाएगी। सीधा जवाब यही था कोडी रोड्स का कि तू मुझे बोल रहा है ना कि मैं कौन हूं, मैं तो एक कॉमन फैन की तरह लगता हूं अपने स्नैक टैटू के साथ, लेकिन भैया मैं चैंपियन हूं, तू चैंपियन नहीं, इस बात को तू ध्यान में रखना। कहते हैं कि मैंने सेम बात ब्रॉक को बोली थी, मैंने सेम बात रोमन रेंस को बोली थी, आई डोंट फ्लिंच आई फाइट। और अगेन देखो ब्रॉक लेसनर का नेम यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। देखो कुछ कुछ सीन होते हैं ना जहाँ पे बात होती है लेफ्ट की, राइट की, ये कुछ होती है मिड की, यहाँ पे मिड कुछ नहीं, यहाँ पे लेफ्ट या फिर राइट ही है, एक्सट्रीम में ही है सारा मामला। कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉक लेसनर को मेंशन कर रही है, इसका मतलब ये तो है कि उनको ब्रॉक लेसनर के नेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी प्रॉब्लम? जैसी प्रॉब्लम बाकी सुपरस्टार्स को पास्ट में हुई है जब वो ऐसी चीजों के अराउंड घिरे हुए होते हैं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं बोल रही तो उसका मतलब कि भाई ब्रॉक लेसनर का कोई सीन सपाटा है नहीं, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बोल रही है या फिर हमको वो काफी सारे रेफरेंसेस दिख रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये तो बस ऐसे ही हो जाता है कैजुअली, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, भाई ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अगर इस नाम को बोलने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉब्लम होती ना, तो अब तक एक पूरी स्ट्रिक्ट वार्निंग निकल के आ जाती, और कुछ कुछ तो ऐसी अंदर की बात है जो मैं आपको वैसे बता भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये अगर नेम ड्रॉप हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटी है। बस ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या तो उस मूवमेंट का इंतजार करिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें बची हैं जो कि हमको दूर रखे हुए है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से। बाकी तो अगेन वो उनका जो केस सीन सपाटा है वो जब क्लियर होगा तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि क्या आगे ब्रॉक लेसनर का स्टेटस है, ठीक है। तो ये इन्होंने ब्रॉक लेसनर को मेंशन कर दिया, और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला तो वही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके भी नहीं आती ब्रॉक लेसनर को, लेकिन उनका नाम लेने से भी पीछे नहीं हटती है। इसके बाद कोडी रोड्स अपना प्रोमो कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि मैं मूवमेंट दूंगा जॉन सीना तुझे सबको बाय बोलने का, क्योंकि मैं तुझे रेसलमेनिया में हराने वाला हूं, तेरा टाइम खत्म हो चुका है, मेरा टाइम भी कभी जाके तो खत्म होगा, बट अंटिल देन दिस इज टाइमलेस। उस चैंपियनशिप को लेके वो बोलते हैं और कहते हैं दिस स्टेज विद अस। तो यार जिस तरीके से पूरे अपने साथ वो फैंस को जोड़ लेते हैं ना अपने प्रोमोस के अंदर, ये भी थोड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है कोडी रोड्स के लिए। लेकिन
लेकिन अगेन जॉन सीना शो पर नहीं है, कोडी रोड्स अकेला बंदा बोल बोल के और कितना ज़्यादा क्या ही कर लेगा, तुम इतना ज़्यादा उसको वैसे भी नहीं बना सकते बड़ा फिर। लेकिन अगले स्मैकडाउन के शो के लिए जॉन सीना एडवर्टाइज हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं इस हिसाब से कि हमको उसमें मज़ा आ जाए। इसके बाद शो पर मैच था टिफिनी वर्सेस रॉक्सैन के बीच में। मैच ऑब्वियसली टिफिनी स्टार्टिंग को जीतना था, मून सॉल्ट के साथ वो जीत जाती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पे आके अटैक किया। और पता है स्मैकडाउन से पहले बिल्कुल सेम फैशन में जैसा हमने कोडी रोड्स और केविन ओवंस की वीडियो देखी थी ना, वैसी ही वीडियो यहाँ पर थी, जहाँ पे हमको क्या दिख रहा था कि शार्लेट फ्लेयर ने अटैक कर दिया टिफिनी स्टार्टिंग के ऊपर, बस उनको किसी तरीके से सेपरेट किया जा रहा है। तो मैच के बाद भी उन्होंने वो अटैक किया है और स्टेटमेंट अपनी ऐसी दे दी है कि मतलब पर्सनली उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बना दिया है। आई थिंक वो प्रोमो के बारे में जो मैंने बोला था कि यार बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लगा, और वो अनप्रोफेशनल था भी क्योंकि वो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो था नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ ने इसमें एक पर्सनल एलिमेंट, पर्सनल वो बिल्कुल जो गुस्सा होता है ना, जो तेरे तेरा खून पी जाऊंगी मैं, वैसा वाला एंगल डाल दिया, जो कि इस फ्यूड को इंटरेस्टिंग बना रहा है। बाकी अब तो एक हफ्ता बचा, आई डोंट थिंक सो किसी एक मैच में किसी एक फ्यूड में कुछ बिल्ड करके कुछ बहुत डिफरेंस क्रिएट होने वाला है, चाहे वो अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, बट अब सीधा जो इंतजार है वो सिर्फ रेसलमेनिया का ही है। इसके बाद शो पर रैंडी ओर्टन, एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा का मैच था। मेरे को एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है, अभी तो मैं हूँ नहीं वहाँ पे, 12-1 बजे के आसपास में होऊंगा, तब मैं आपको कॉल करता हूँ। अगेन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, ये मैच को थोड़ा स्मैकडाउन में कुछ डालने के लिए बनाया गया था, और इस मैच में एक सीन भी वही है कि रैंडी ओर्टन सोलो सिकोवा तो लड़ते लड़ते उधर चल गए हैं, और इससे लग रहा है कि यार क्या रैंडी ओर्टन का मैच ना निकोल्डिस के साथ हो रहा है, ना किसी सरप्राइज बंदे के साथ हो रहा है, बल्कि वो सोलो सिकोवा के साथ हो रहा है। अगेन यहाँ पे सोलो सिकोवा के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि कुछ उस मैच के लिए कुछ उसके पीछे स्टोरी तो होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं वो निकोल्डिस वाले केस में तो है, लेकिन सोलो सिकोवा वाले केस में अब निकालने को आप पुराने पत्ते खोल के निकाल ही सकते हो, ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। वो लड़ते लड़ते वहां पे चले गए, रिंग के अंदर बीएफटी फिनिशर लगा के एले नाइट अपनी टीम के लिए मैच जीत चुके हैं। और मैच के बाद जेकब फाटू ने आके धोना शुरू किया एले नाइट को, और जो उन्होंने वो लुक दिया है ना यूएस चैंपियनशिप के ऊपर, उसको देख के ऐसा लग रहा है भाई कि मतलब हाँ, ये बंदा शायद रेसलमेनिया में जीतने ही वाला है, ये जो यूएस चैंपियनशिप है वो इसके पास आ रही है। आज के स्मैकडाउन को मैं देखो 3 स्टार से ज्यादा रेटिंग दूंगा नहीं, लेकिन कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज है आपको बताने के लिए, पता नहीं इसके मतलब क्या समझ सकते हैं। रॉक ने ना एक ये फोटो पोस्ट करी है, और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो उन्होंने एनजेपीडब्ल्यू की जो टी शर्ट है वो पहनी हुई है, और ये जो एनजेपीडब्ल्यू की टी शर्ट उन्होंने पहनी है ना, ये ऐसा ही नहीं है कि बस उन्होंने मुंह उठा के ऐसे ही पहन ली, या तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ खरीद रही है, टीकेओ का कुछ प्लान है, क्योंकि ये फ्री में प्रमोशन रॉक कभी इस तरीके से देखो करते नहीं है। वो बंदा बहुत ही चालाक और बिजनेसमैन किस्म का आदमी है, वो शायद ये भी चाह रहा होगा कि चलो लोग इसके बारे में बात करते रहे, बट अगेन हमारा तो मेन कंसर्न क्या है भाई, अपने जरा दर्शन तुम दे दो। अब तो सीधा एक सरप्राइज एंट्री ही हम लोग रेसलमेनिया के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर के बाद तो बंदा ऐसा लग रहा है कहाँ किसी जंगल या फिर बीहड़ों में सीधा ही चला गया है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको क्रिकेट चैनल की वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके भी जरूर देख लेना अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो। ये वीडियो में आपको इंटरेस्ट आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।